नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले हर देश की ग्राम पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी पैक्स गठित होगी और आने वाले कुछ दिनों में देश में ओला, उबर जैसी सहकारी टैक्सी सेवाएं शुरू की जाएंगी। अमित शाह ने लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही। विधेयक में गुजरात के आणंद में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के रूप में विश्वविद्यालय का दर्जा देने और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का प्रावधान है। अमित शाह ने के उत्तर के बाद विपक्ष के कुछ सदस्यों ने संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से सदन ने मंजूरी दे दी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सहकारिता क्षेत्र की जरूरतों को समझते हुए एक अलग मंत्रालय बनाया और तब से देश में गांव पंचायत स्तर पर पैक्स खोलने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया। ये केवल नारा नहीं है बल्कि इसे जमीन पर भी उतारा गया है। आने वाले कुछ दिनों में सहकारी क्षेत्र में ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवा आने वाली है, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया दोनों तरह की टैक्सियां संचालित होंगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के रूप में विश्वविद्यालय का दर्जा देने और उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के प्रावधान वाले विधेयक पर सदन में चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। इसे गत 3 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उन्हें डर है कि इसके जरिए सरकार कहीं अमूल की स्वतंत्रता तो नहीं ले लेगी। उन्होंने कहा कि उक्त विश्वविद्यालय की अकादमिक, प्रशासनिक और प्रबंधकीय स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए। सौगत रॉय ने विश्वविद्यालय का नाम सहकारिता आंदोलन के जनक माने जाने वाले त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखे जाने के कदम का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने भी इस विधेयक के माध्यम से स्वायत्त संस्थाओं को कमजोर किए जाने की आशंका जताते हुए कहा कि सरकार को इस विधेयक में संस्थान के कुलपति, संचालक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। कांग्रेस की गनीबेन ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक उनके गृह राज्य गुजरात के लिए गौरव की बात है। भाजपा के सांसद मितेश पटेल ने कहा कि त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में उनके संसदीय क्षेत्र में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और आज अमूल दुनिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था बन चुकी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखने से सहकारिता क्षेत्र में उनके और अन्य लोगों के योगदान को सम्मान मिला है। मितेश पटेल ने विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तेलुगु देशम पार्टी के श्री भरत ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद और भी राज्य ऐसे संस्थान खोलने के लिए आगे आएंगे। विधेयक में सहकारी समितियों में प्रबंधकीय, पर्यवेक्षकीय, प्रशासनिक और तकनीकी परिचालन में योग्यता प्राप्त कुशल श्रम शक्ति के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि सहकारी क्षेत्र में वर्तमान शिक्षा और प्रशिक्षण का बुनियादी ढांचा बिखरा हुआ है और सहकारी समितियों में योग्यता प्राप्त श्रम शक्ति की वर्तमान और भविष्य की मांग और मौजूदा कर्मियों की क्षमता निर्माण को पूरा करने के लिए बेहद अपर्याप्त है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वे सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करें। लोकसभा अध्यक्ष ने शून्यकाल के दौरान कहा कि सदन के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। मेरे संज्ञान में कई ऐसी घटनाएं आई हैं कि सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं और मापदंडों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी और पति पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है वो नियम 349 के तहत पालनीय नियमों के अनुसार सदन में आचरण व्यवहार करें। इस पर कांग्रेस के सदस्यों ने कुछ कहने का प्रयास किया। हालांकि ओम बिरला ने दोपहर करीब 1 बजे सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत ने शून्यकाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के एक आदेश से जुड़ा विषय उठाया और उसकी निंदा की। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस तरह की टिप्पणियों के लिए इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश की टिप्पणी से महिलाएं असहज महसूस कर रही हैं। और अब खबरें राज्यसभा से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि करोड़ों रुपए का बैंक कर्ज लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे लोगों की 749.83 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से 5 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में बैंकों पर बहुत दबाव था और भारत को 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में माना जाता था। उन्होंने कहा कि इसके बाद सरकार ने बैंक के हालात सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय उठाए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित आस्तियां यानी एनपीए सितंबर 2024 में 2.5% के निचले स्तर पर आ गई हैं।
उन्होंने कहा कि बैंकों की हालत में काफ़ी सुधार आया है। सार्वजनिक बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में 1.41 लाख करोड़ रुपए का लाभ कमाया है, जो अभी तक का सबसे बड़ा मुनाफा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष में बैंक और ऊंचाइयां छुएंगे। विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण 1980 में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हैं। विधेयक में ये प्रावधान है कि कोई बैंक खाताधारक अपने खाते में 4 नॉमिनी बना सकता है। विधेयक में वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए जाने वाला पारिश्रमिक तय करने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का भी प्रावधान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पूर्व चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार पर जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले 50 लोगों का 87,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि यदि समय रहते मेहुल चौकसी जैसे व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाती तो वो कभी विदेश नहीं भाग पाते। शक्ति सिंह गोहिल ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों के द्वार आम आदमी के लिए खोले। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों में निदेशक कई वर्षों से काबिज हैं, जबकि कानून के अनुसार वहां 8 साल से अधिक समय तक निदेशक के पद पर कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक का यह दायित्व है कि वैसे मामलों में कदम उठाए। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सरकार विदेश भाग जाने वाले लोगों का कर्ज तो माफ कर देती है, किंतु गरीब किसानों पर जुर्माना लगाती है। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने आरोप लगाया कि आजकल सार्वजनिक बैंकों में KYC यानी अपने ग्राहक को जानो के नाम पर खाताधारकों को बार बार परेशान किया जा रहा है। साकेत गोखले ने कहा कि सरकार दावा करती है कि जनधन योजना के तहत 54 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, किंतु इनमें से 11 करोड़ से अधिक बैंक खाते निष्क्रिय पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन 11 करोड़ खातों में लगभग 14,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जो अधिकतर गरीबों के हैं। भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने कहा कि देश के बैंकों ने बेहतर आर्थिक नीतियों के चलते 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा ऐसे समय पर कमाया है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है। संजय सेठ ने कहा कि संशोधन इसलिए लाए गए हैं ताकि बैंक क्षेत्र को मजबूत किया जा सके और इन संशोधनों से बैंकों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि संशोधन विधेयक को लेकर सरकार ये संशोधन विधेयक इसलिए लाई है ताकि वो अपने करीबियों की मदद कर सके। कर्ज माफी का जिक्र करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के बजाय उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डालने के नाम पर माफ किया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि बैंक डिमांड ड्राफ्ट का, SMS का, ऑनलाइन भुगतान का, कर्ज लेने पर उसके प्रोसेसिंग का, कर्ज के पहले भुगतान करने पर और ATM लेने पर और कई तरह के चार्ज लगाता है। बीजू जनता दल के निरंजन बिशी ने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है, जिसकी बड़ी वजह ऑनलाइन लेन देन है। उन्होंने मांग की कि हर ग्राम पंचायत में बैंक की एक शाखा खोली जाए। शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण आज गैर निष्पादित आस्तियां कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों में खाता खोलने पर 1 नॉमिनी की जगह प्रस्तावित विधेयक में 4 नॉमिनी का प्रावधान है, जो सराहनीय कदम है। IUML के हारिस बीरन ने कहा कि विधेयक में साइबर जालसाजी के खतरे को देखते हुए बैंकों में आंकड़े सुरक्षित रखने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। चर्चा में भाकपा के PP सुनीर, भाजपा की कविता पाटीदार, अरुण सिंह, सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, राकपा SP की फौजिया खान, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के V शिवदासन, शिवसेना उबाटा की प्रियंका चौहान, बसपा के रामजी और YSR कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथा रेड्डी, अन्ना द्रमुक सदस्य डॉक्टर M थम्बीदुरई, तेदेपा के मस्तान राव यादव बीड़ा, BRS के रविचंद्र बद्दीराजू, जदयू के संजय कुमार झा ने भी हिस्सा लिया। राज्यसभा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आज प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत बहुत कम बजट आवंटित किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके तहत गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ की पूरी राशि प्रदान की जानी चाहिए। शून्यकाल में ये मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत महिलाओं को मातृत्व लाभ नहीं प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि ऐसा क्यों होने दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत मातृत्व लाभ को पूरी तरह से लागू करने के लिए वार्षिक तौर पर 12,000 करोड़ रुपए के बजट की आवश्यकता पड़ेगी। सोनिया गांधी ने कहा कि हैरानी की बात है कि बजट दस्तावेजों में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत किए गए आवंटन का अलग से उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के तहत इसके सामर्थ्य कार्यक्रम है, जिसके तहत
वर्ष 2025-2026 में कुल बजटीय आवंटन 2,521 करोड़ रुपए का है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन पकाने में कम तेल का उपयोग करने संबंधी परामर्श को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा, इससे बच्चों के विकास पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, मध्याह्न भोजन योजना पर निर्भर कई बच्चे गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्हें मोटापा के बजाय कुपोषण की समस्या होने की आशंका अधिक होती है। डोला सेन ने कहा कि इस फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए और परामर्श को वापस लिया जाना चाहिए। द्रमुक के एन षणमुगम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए जाने और उन्हें अन्य लाभ दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल में अहम भूमिका निभाने वाली ये कार्यकर्ता हड़ताल कर रही हैं। द्रमुक के ही RN राजेश कुमार ने तमिलनाडु के लिए गेहूं का आवंटन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु खाद्य उत्पादक राज्य नहीं है और वह भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जाने वाले आवंटन पर निर्भर रहता है। उन्होंने मांग की कि राज्य की आबादी को देखते हुए उनके लिए गेहूं का आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने केंद्र पर शिक्षा की ओर समुचित ध्यान नहीं देने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बीते वर्षों के दौरान स्कूलों में दाखिलों की संख्या घटी है, जो बताती है कि सरकार देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDIAC रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में दाखिलों में 24.8 करोड़ की कमी आई है। द्रमुक के तिरुचि शिवा ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु को केंद्र के सौतेले व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सहकारी संघवाद की भावना का उल्लंघन होता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के 2 बड़े चक्रवात और अभूतपूर्व बाढ़ का सामना करना पड़ा और केंद्र ने 267 करोड़ रुपए दिए, जबकि राज्य ने 37,906 करोड़ रुपए मांगे थे। भाजपा की डॉक्टर संगीता बलवंत ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में CSD कैंटीन स्थापित किए जाने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के AD सिंह ने कहा कि नेपाल से सोयाबीन तेल आयात होने से भारतीय किसानों को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह आयात तत्काल रोकना चाहिए ताकि भारतीय किसानों के हितों की रक्षा हो सके। MDMK के वाइको ने तमिलनाडु में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र का मुद्दा उठाया और कहा कि चेरनोबिल त्रासदी को लोग भूल नहीं पाए हैं और तमिलनाडु ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहता। अन्ना द्रमुक के P विल्सन ने सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरतने की मांग की। शून्यकाल में ही BRS के B पार्थ सारथी रेड्डी, कांग्रेस के JB माथेर हिशम, YRS कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, भाजपा के रायगा कृष्णैया और धर्मशिला गुप्ता ने अपने अपने मुद्दे उठाए। इससे पहले सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं है और उन्हें नियंत्रण और संतुलन के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने एक न्यायाधीश के नई दिल्ली स्थित घर पर नोटों की गड्डियां मिलने पर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में न्यायपालिका और विधायिका के अधिकारों पर चर्चा करने के लिए कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की शाम 4:30 बजे बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बारे में आज उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि कल इस मुद्दे पर हुई सार्थक बातचीत हुई। कल संपन्न हुई इस बैठक में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। बैठक में हुए विचार विमर्श का ब्यौरा दिए बिना सभापति ने कहा कि सदन के नेता और विपक्ष के नेता दोनों ने कहा कि अपने अपने दलों के भीतर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद वे आगे की चर्चा के लिए उनके पास आएंगे। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।